लेसन 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। मेरे अमीर पिता ने बस चालाकी से खेल खेला और उन्होंने इसे निगमों के माध्यम से किया। अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य। मुझे याद है कि स्कूल में मुझे रॉबिन हुड और उसके मैरी मेन की कहानी सुनाई गई थी। मेरे शिक्षक ने सोचा कि यह एक रोमांटिक नायक की अद्भुत कहानी है जो अमीरों से लूटता है और गरीबों को देता है। मेरे अमीर पिता ने रॉबिन हुड को नायक के रूप में नहीं देखा। उन्होंने रॉबिन हुड को एक बदमाश कहा। रॉबिन हुड भले ही बहुत पहले चला गया हो, लेकिन उसके अनुयायी अभी भी जीवित है। मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, अमीर इसके लिए भुगतान क्यों नहीं करते, या अमीरों को अधिक करों का भुगतान करना चाहिए और इसे गरीबों को देना चाहिए। यह रॉबिन हुड की कल्पना है, या अमीरों से लेकर गरीबों को देने की, जिसने गरीबों और मध्यम वर्ग को सबसे अधिक पीड़ा दी है। मध्यम वर्ग पर इतना अधिक कर लगाने का कारण रॉबिन हुड का आदर्श है। वास्तविकता यह है कि अमीरों पर कर नहीं लगाया जाता है, यह मध्यम वर्ग है, खासकर शिक्षित उच्च आय वाला मध्यम वर्ग जो गरीबों के लिए भुगतान करता है। फिर से यह समझने के लिए कि चीजें कैसे होती है, हमें करों के इतिहास को देखने की जरूरत है। हालांकि मेरे उच्च शिक्षित पिता शिक्षा के इतिहास के विशेषज्ञ थे, मेरे अमीर पिता ने खुद को करों के इतिहास के विशेषज्ञ के रूप में पेश किए। अमीर पिता ने माइक और मुझे समझाया कि मूल रूप से इंग्लैंड और अमेरिका में कोई कर नहीं थे। कभी कभी युद्धों के लिए भुगतान करने के लिए अस्थायी कर लगाए जाते थे। राजा या राष्ट्रपति इस बारे में लोगों को बताते थे और सभी से योगदान करने के लिए कहते थे। ब्रिटेन में 1799 से 1816 तक नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई के लिए और अमेरिका में 1861 से 1865 तक गृहयुद्ध के लिए भुगतान करने के लिए कर लगाए गए थे। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर आयकर को एक स्थायी कर बना दिए। 1913 में यूएस संविधान में 16वें संशोधन को अपनाने के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में आयकर स्थायी हो गए। एक समय में अमेरिकी कर विरोधी थे। चाय पर कर के कारण ही बोस्टन हार्बर में प्रसिद्ध चाय पार्टी हुई थी, एक ऐसी घटना जिसने क्रांतिकारी युद्ध को भड़काने में मदद की। इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में नियमित आयकर के विचार को बेचने में लगभग 50 साल लग गए। ये ऐतिहासिक तिथियां यह बताने में विफल है कि ये दोनों कर शुरू में केवल अमीरों पर लगाए गए थे। यह वह बिंदु था जिसे अमीर पिता माइक और मुझे समझाना चाहते थे। उन्होंने समझाया कि करों के विचार को गरीबों और मध्यम वर्ग को यह बताकर लोकप्रिय बनाया गया और बहुमत द्वारा स्वीकार किया गया कि कर केवल अमीरों को दंडित करने के लिए बनाए गए थे। इस तरह जनता ने कानून के लिए मतदान किया और यह संवैधानिक रूप से कानूनी हो गए। हालांकि इसका उद्देश्य अमीरों को दंडित करना था, लेकिन वास्तव में इसने उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था, गरीब और मध्यम वर्ग। अमीर पिता ने कहा, एक बार जब सरकार को पैसे का स्वाद मिल गया तो उसकी भूख बढ़ गई। तुम्हारे पिता और मैं बिल्कुल विपरीत है। वह एक सरकारी नौकरशाह है और मैं एक पूंजीपति हूँ। हमें वेतन मिलता है और हमारी सफलता विपरीत व्यवहारों पर मापी जाती है। उन्हें पैसे खर्च करने और लोगों को काम पर रखने के लिए वेतन मिलता है। जितना अधिक वह खर्च करता है और जितने अधिक लोगों को काम पर रखता है, उसका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है। सरकार में एक बड़ा संगठन एक सम्मानित संगठन होता है। दूसरी ओर मेरे संगठन में मैं जितने कम लोगों को काम पर रखता हूँ और जितना कम पैसा खर्च करता हूँ, मेरे निवेशक उतना ही अधिक मेरा सम्मान करते हैं। इसलिए मुझे सरकारी लोग पसंद नहीं है। उनके पास अधिकांश व्यवसायों से अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे जैसे सरकार बढ़ती है, उसे समर्थन देने के लिए अधिक से अधिक कर डॉलर की आवश्यकता होती है। मेरे शिक्षित पिता ईमानदारी से मानते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें जॉन एफ
कैनेडी और खास तौर पर पीस कॉर्प्स का विचार बहुत पसंद था। उन्हें यह विचार इतना पसंद आया कि उन्होंने और मेरी माँ ने पीस कॉर्प्स के लिए काम किया। मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किए। वह हमेशा अतिरिक्त अनुदान और बजट वृद्धि के लिए प्रयास करते थे ताकि वह शिक्षा विभाग और पीस कॉर्प्स में अपनी नौकरी में अधिक लोगों को काम पर रख सके। जब मैं लगभग 10 साल का था, तब से मैं अपने अमीर पिता से सुनता था कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का एक समूह है, और अपने गरीब पिता से सुनता था कि कैसे अमीर लालची बदमाश है जिन्हें अधिक कर चुकाना चाहिए। दोनों पक्षों के पास वैध तर्क थे। शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक के लिए काम करना और एक ऐसे पिता के पास घर आना जो एक प्रमुख सरकारी नेता था, मुश्किल था। यह जानना आसान नहीं था कि किस पिता पर विश्वास किया जाए। फिर भी जब आप करों के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य उभरता है। जैसा कि मैंने कहा, करों का पारित होना केवल इसलिए संभव था क्योंकि जनता अर्थशास्त्र के रॉबिन हुड सिद्धांत में विश्वास करती थी। अमीरों से लो और बाकी सभी को दो। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे के लिए भूख इतनी अधिक थी कि जल्द ही मध्यम वर्ग पर कर लगाने की आवश्यकता थी, और वहां से यह नीचे की ओर बढ़ता रहा। हालांकि अमीरों ने एक अवसर देखा क्योंकि वे एक ही नियम से नहीं चलते। अमीरों को निगमों के बारे में पता था, जो नौकायन जहाजों के दिनों में लोकप्रिय हो गए थे। अमीरों ने निगम को प्रत्येक यात्रा की परिसंपत्तियों तक अपने जोखिम को सीमित करने के साधन के रूप में बनाए। अमीरों ने यात्रा को वित्त पोषित करने के लिए अपना पैसा एक निगम में लगाए। निगम फिर खजाने की तलाश में नई दुनिया में जाने के लिए एक चालक दल को काम पर रखता था। यदि जहाज खो गया तो चालक दल ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अमीरों को होने वाला नुकसान केवल उस पैसे तक ही सीमित होगा जो उन्होंने उस विशेष यात्रा के लिए निवेश किया था। निम्नलिखित आरेख दिखाता है कि कॉरपोरेट संरचना आपके व्यक्तिगत आय विवरण और बैलेंस शीट के बाहर कैसे बैठती है। यह कानूनी कॉरपोरेट संरचना का ज्ञान है जो वास्तव में अमीरों को गरीबों और मध्यम वर्ग पर एक बड़ा लाभ देता है। मेरे 2 पिताओं ने मुझे पढ़ाया, एक समाजवादी और दूसरा पूंजीवादी। मुझे जल्दी ही एहसास होने लगा कि पूंजीवादी दर्शन मेरे लिए अधिक वित्तीय समझ में आता है। मुझे ऐसा लगा कि समाजवादियों ने अंतः वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण खुद को दंडित किया। चाहे अमीरों से ले लो, भीड़ ने कुछ भी कहा हो, अमीरों ने हमेशा उन्हें मात देने का एक तरीका ढूंढ लिए। इस तरह से अंतः मध्यम वर्ग पर कर लगाया गया। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को केवल इसलिए मात दी क्योंकि वे पैसे की शक्ति को समझते थे, एक ऐसा विषय जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को कैसे मात दी? एक बार जब अमीरों से ले लो कर पारित हो गया तो सरकारी खजाने में नकदी आने लगी। शुरू में लोग खुश थे। सरकारी कर्मचारियों और अमीरों को पैसा दिया गया। यह सरकारी कर्मचारियों को नौकरियों और पेंशन के रूप में मिला, और यह अमीरों के पास सरकारी अनुबंध प्राप्त करने वाली उनकी फैक्ट्रियों के माध्यम से गए। सरकार को धन का एक बड़ा भंडार मिला, लेकिन समस्या उस धन के राजकोषीय प्रबंधन की थी। सरकार का आदर्श अतिरिक्त धन से बचना है। यदि आप अपने आवंटित धन को खर्च करने में विफल रहते हैं, तो आप अगले बजट में इसे खोने का जोखिम उठाते हैं। आपको निश्चित रूप से कुशल होने के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर, व्यवसायी लोगों को अतिरिक्त धन होने के लिए पुरस्कृत किया जाता है और उनकी दक्षता के लिए उनकी सराहना की जाती है। जैसे जैसे सरकारी खर्च में वृद्धि का यह चक्र जारी रहा, पैसे की मांग बढ़ती गई और अमीरों पर कर लगाने के विचार को निम्न आय वर्ग, यहाँ तक कि उन लोगों को भी शामिल करने के लिए समायोजित किया गया जिन्होंने इसे वोट दिया था, गरीब और मध्यम वर्ग। सच्चे पूंजीपतियों ने अपने वित्तीय ज्ञान का उपयोग केवल एक रास्ता खोजने के लिए किया। वे एक निगम की सुरक्षा में वापस चले गए। लेकिन कई लोग जिन्होंने कभी निगम नहीं बनाया है, वे नहीं जानते कि निगम वास्तव में कोई चीज नहीं है। निगम केवल एक फाइल फोल्डर है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज है जो किसी वकील के दफ्तर में रखा हुआ है
और राज्य सरकार की एजेंसी के साथ पंजीकृत है। यह कोई बड़ी इमारत या कारखाना या लोगों का समूह नहीं है। निगम केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो बिना आत्मा के एक कानूनी निकाय बनाता है। इसका उपयोग करके अमीरों की संपत्ति को एक बार फिर से संरक्षित किया गया। यह लोकप्रिय था क्योंकि निगम की आयकर दर व्यक्तिगत आयकर दरों से कम है। इसके अलावा कुछ खर्चों का भुगतान निगम द्वारा करपूर्व डॉलर से किया जा सकता है। अमीरों और गरीबों के बीच यह युद्ध सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। जब भी और जहां भी कानून बनते हैं, यह युद्ध लड़ा जाता है और यह हमेशा चलता रहेगा। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं वे अज्ञानी होते हैं। वे जो हर दिन उठते हैं और लगन से काम पर जाते हैं और करों का भुगतान करते हैं। अगर वे केवल यह समझ ले कि अमीर लोग किस तरह से खेल खेलते हैं, तो वे भी खेल सकते हैं। तब वे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे होंगे। यही कारण है कि जब भी मैं किसी अभिभावक को अपने बच्चों को स्कूल जाने की सलाह देते हुए सुनता हूं तो मैं सिहर उठता हूं ताकि वे सुरक्षित नौकरी पा सके। सुरक्षित नौकरी वाले कर्मचारी के पास वित्तीय योग्यता के बिना कोई विकल्प नहीं है। आज औसत अमेरिकी केवल अपने करों का भुगतान करने के लिए सरकार के लिए 4 से 5 महीने काम करते हैं। मेरी राय में यह बहुत लंबा समय है। आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना ही अधिक आप सरकार को भुगतान करेंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि अमीरों से छीनने का विचार उन्हीं लोगों पर उल्टा पड़ा जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था। जब भी लोग अमीरों को दंडित करने की कोशिश करते हैं, अमीर लोग बस उसका पालन नहीं करते, वे प्रतिक्रिया करते हैं। उनके पास पैसा, शक्ति और चीजों को बदलने का इरादा है। वे बस बैठकर स्वेच्छा से अधिक कर नहीं देते। इसके बजाय वे अपने कर के बोझ को कम करने के तरीके खोजते हैं। वे स्मार्ट वकील और अकाउंटेंट नियुक्त करते हैं और राजनेताओं को कानून बदलने या कानूनी खामियां बनाने के लिए राजी करते हैं। वे बदलाव लाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का कर संहिता करों को कम करने के अन्य तरीकों की भी अनुमति देता है। इनमें से अधिकांश साधन किसी के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन अमीर लोग ही इन्हें ढूंढते हैं क्योंकि वे अपने काम से मतलब रखते हैं। उदाहरण के लिए 1031 इंच आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 1031 के लिए शब्दजाल है, जो विक्रेता को अचल संपत्ति के एक टुकड़े पर करों का भुगतान करने में देरी करने की अनुमति देता है, जिसे अधिक महंगी अचल संपत्ति के लिए विनिमय के माध्यम से पूंजीगत लाभ के लिए बेचा जाता है। रियल एस्टेट एक ऐसा निवेश साधन है जिसमें कर लाभ बहुत अधिक है। जब तक आप मूल्य में व्यापार करते रहेंगे, तब तक आपको लाभ पर कर नहीं लगेगा जब तक आप इसे समाप्त नहीं कर देते। जो लोग इन कानूनी कर बचत का लाभ नहीं उठाते हैं, वे अपनी संपत्ति कॉलम बनाने का एक शानदार अवसर खो रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के पास समान संसाधन नहीं है। वे वहां बैठते हैं और सरकार की सुइयों को अपने हाथ में घुसने देते हैं और रक्तदान शुरू होने देते हैं। आज मैं लगातार उन लोगों की संख्या पर हैरान हूं जो अधिक कर देते हैं या कम कटौती लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सरकार से डरते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके व्यवसाय बंद हो गए और नष्ट हो गए, और बाद में पता चला कि यह सरकार की ओर से एक गलती थी। मुझे यह सब पता है, लेकिन जनवरी से मई तक काम करने की कीमत उस धमकी के लिए चुकानी पड़ती है। मेरे गरीब पिता ने कभी जवाबी कार्रवाई नहीं की। मेरे अमीर पिता ने भी नहीं की। उन्होंने बस खेल को ज्यादा होशियारी से खेला और उन्होंने इसे निगमों के माध्यम से किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। आपको वह पहला सबक याद होगा जो मैंने अपने अमीर पिता से सीखा था। मैं 9 साल का छोटा लड़का था और मुझे बैठकर इंतजार करना पड़ता था कि वे मुझसे बात करें या नहीं। मैं उनके दफ्तर में बैठकर उनके आने का इंतजार करता था। वे जानबूझकर मुझे अनदेखा कर रहे थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी शक्ति को पहचानूं और एक दिन खुद के लिए भी उस शक्ति को पाने की इच्छा रखूं।
जितने सालों तक मैंने उनसे अध्ययन किया और सीखा, उन्होंने हमेशा मुझे याद दिलाया कि ज्ञान ही शक्ति है और पैसे के साथ बहुत शक्ति आती है, जिसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस ज्ञान के बिना दुनिया आपको इधर-उधर धकेलती है। अमीर पिता लगातार माइक और मुझे याद दिलाते थे कि सबसे बड़ा बदमाश बॉस या सुपरवाइजर नहीं, बल्कि टैक्समैन होता है। टैक्समैन हमेशा आपसे ज्यादा लेगा अगर आप उसे अनुमति देंगे। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से काम करवाने का पहला सबक शक्ति के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं, तो आप अपने नियोक्ता को शक्ति देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है, तो आप शक्ति रखते हैं और इसे नियंत्रित करते हैं। एक बार जब हमें पैसे की शक्ति के बारे में यह ज्ञान हो गया, तो वह चाहते थे कि हम वित्तीय रूप से समझदार बने और किसी को या किसी भी चीज को हमें धकेलने न दे। यदि आप अज्ञानी हैं, तो आपको धमकाया जाना आसान है। यदि आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके पास लड़ने का मौका है। यही कारण है कि उन्होंने स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट और वकीलों को इतना भुगतान किया। सरकार को भुगतान करने की तुलना में उन्हें भुगतान करना कम खर्चीला था। मेरे लिए उनका सबसे अच्छा सबक था, स्मार्ट बनो और तुम्हें इतना नहीं धकेला जाएगा। वह कानून जानता था क्योंकि वह कानून का पालन करने वाला नागरिक था और क्योंकि कानून को न जानना महंगा था। यदि आप जानते हैं कि आप सही है, तो आप वापस लड़ने से नहीं डरते। भले ही आप रॉबिन हुड और उसके बैंड ऑफ मैरी मेन से मुकाबला कर रहे हो। मेरे उच्च शिक्षित पिता ने हमेशा मुझे एक मजबूत निगम के साथ एक अच्छी नौकरी पाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कॉरपोरेट की सीढ़ी पर अपना रास्ता बनाने के गुणों के बारे में बात की। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि केवल कॉरपोरेट नियोक्ता से मिलने वाले वेतन पर निर्भर रहने से मैं दूध देने के लिए तैयार एक विनम्र गाय बन जाऊंगा। जब मैंने अपने पिता की सलाह के बारे में अपने अमीर पिता को बताया, तो वे केवल हंसे। सीरी के मालिक क्यों नहीं? बस इतना ही उन्होंने कहा। एक युवा लड़के के रूप में मुझे समझ में नहीं आया कि अपने खुद के निगम के मालिक होने से अमीर पिता का क्या मतलब था। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और डराने वाला लगता था। हालांकि मैं इस विचार से उत्साहित था, लेकिन मेरा अनुभवहीनता मुझे इस संभावना की कल्पना नहीं करने देती थी कि बड़े लोग किसी दिन मेरी कंपनी के लिए काम करेंगे। मुद्दा यह है कि अगर मेरे अमीर पिता नहीं होते, तो मैं शायद अपने शिक्षित पिता की सलाह का पालन करता। यह केवल मेरे अमीर पिता की कभी कभार की जाने वाली याद थी जिसने मेरे खुद के निगम के मालिक होने के विचार को जीवित रखा और मुझे एक अलग रास्ते पर रखा। जब मैं 15 या 16 साल का था, तब मुझे पता था कि मैं अपने शिक्षित पिता द्वारा सुझाए गए रास्ते पर नहीं चलूंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं यह कैसे करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने अधिकांश सहपाठियों की तरह नहीं चलने का निश्चय किया। उस निर्णय ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे 20 के दशक के मध्य तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे अमीर पिता की सलाह मेरे लिए ज्यादा मायने रखने लगी। मैं अभी मरीन कॉर्प से बाहर आया था और जेरोक्स के लिए काम कर रहा था। मैं बहुत पैसा कमा रहा था, लेकिन हर बार जब मैं अपने पेचेक को देखता तो निराश हो जाता। कटौतियाँ इतनी बड़ी थीं और जितना ज्यादा मैं काम करता, वे उतनी ही ज्यादा होती जाती। जैसे जैसे मैं ज्यादा सफल होता गया, मेरे बॉस प्रमोशन और वेतन वृद्धि के बारे में बात करने लगे। यह चापलूसी करने वाला था, लेकिन मैं अपने अमीर पिता को मेरे कान में पूछते हुए सुन सकता था, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? 1974 में, जब मैं अभी भी जेरोक्स का कर्मचारी था, मैंने अपना पहला निगम बनाया और अपना खुद का व्यवसाय करना शुरू किया। मेरे पास पहले से ही कुछ संपत्तियां थीं, लेकिन अब मैं इसे बड़ा बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दृढ़ था। उन तनख्वाहों, सभी कटौतियों के साथ मेरे अमीर पिता की सभी वर्षों की सलाह को पूरी तरह से सार्थक बना दिए। अगर मैं अपने शिक्षित पिता की सलाह का पालन करता तो मैं भविष्य देख सकता था। कई नियोक्ता महसूस करते हैं
कि अपने कर्मचारियों को अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान देने की सलाह देना व्यवसाय के लिए बुरा है, लेकिन मेरे लिए अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना और संपत्ति विकसित करना मुझे एक बेहतर कर्मचारी बनाता है, क्योंकि अब मेरे पास एक उद्देश्य था। मैं जल्दी आया और लगन से काम किया, जितना संभव हो सके उतना पैसा इकट्ठा किया ताकि रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में तेजी आने वाली थी और किस्मत बनने वाली थी। जितना अधिक मुझे एहसास हुआ कि हम तेजी के शुरुआती चरण में थे, उतनी ही अधिक जेरॉक्स मशीनें मैंने बेची। जितना ज्यादा मैंने बेचा, उतना ज्यादा पैसा मैंने कमाया और जाहिर है मेरे वेतन से उतनी ही ज्यादा कटौती हुई। यह प्रेरणादायक था। मैं कर्मचारी के जाल से इतनी बुरी तरह बाहर निकलना चाहता था कि मैंने और भी ज्यादा मेहनत की ताकि मैं ज्यादा निवेश कर सकूं। 1978 तक मैं लगातार कंपनी में शीर्ष 5 बिक्री लोगों में से एक था। मैं बुरी तरह से चूहे की दौड़ से बाहर निकलना चाहता था। 3 साल से भी कम समय में मैं अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉरपोरेशन में जेरॉक्स से ज्यादा कमा रहा था, और जो पैसा मैं अपने कॉरपोरेशन में अपनी संपत्ति कॉलम में कमा रहा था वह मेरे लिए काम करने का पैसा था, न कि मैं कॉपियर बेचने के लिए दरवाजे खटखटा रहा था। मेरे अमीर पिता की सलाह ज्यादा समझ में आई। जल्द ही मेरी संपत्तियों से नकदी प्रवाह इतना मजबूत हो गया कि मेरी कंपनी ने मुझे मेरी पहली पोर्श खरीद कर दी। मेरे साथी जेरॉक्स सेल्स पर्सन को लगा कि मैं अपना कमीशन खर्च कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने कमीशन को संपत्तियों में निवेश कर रहा था। मेरा पैसा ज्यादा पैसा बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति कॉलम में प्रत्येक डॉलर एक महान कर्मचारी था, जो अधिक कर्मचारियों को बनाने और कर्पूर्व डॉलर के साथ बॉस के लिए एक नई पोस्ट खरीदने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मैंने जेरॉक्स के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिए। योजना काम कर रही थी और मेरी पोस्ट इसका सबूत थी। अपने अमीर पिता से सीखे गए सबक का उपयोग करके मैं कम उम्र में ही कहावत की चूहा दौड़ से बाहर निकलने में सक्षम हो गए। यह उस मजबूत वित्तीय ज्ञान के कारण संभव हुआ जो मैंने अमीर पिता के सबक से हासिल किया था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं वित्तीय बुद्धिमत्ता या वित्तीय IQ कहता हूँ, वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी राह बहुत अधिक कठिन होती। अब मैं दूसरों को इस उम्मीद में सिखाता हूँ कि मैं अपना ज्ञान उनके साथ साझा कर सकूँ। मैं लोगों को याद दिलाता हूँ कि वित्तीय IQ विशेषज्ञता के 4 व्यापक क्षेत्रों से ज्ञान से बना है। 1. लेखांकन वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की क्षमता है। यदि आप एक साम्राज्य का निर्माण करना चाहते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। जितना अधिक पैसा आपके लिए जिम्मेदार है, उतनी ही अधिक सटीकता की आवश्यकता है या घर ढह जाता है। यह मस्तिष्क का बायां भाग है या विवर। वित्तीय साक्षरता वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता है, जो आपको किसी भी व्यवसाय की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने की अनुमति देती है। 2. निवेश पैसे कमाने का विज्ञान है। इसमें ऐसी रणनीतियां और सूत्र शामिल हैं जो रचनात्मक दाएं मस्तिष्क पक्ष का उपयोग करते हैं। 3. बाजारों को समझना आपूर्ति और मांग का विज्ञान है। आपको बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानना होगा, जो निवेश के मौलिक या आर्थिक पहलुओं के अलावा भावनाओं से प्रेरित होते हैं। क्या कोई निवेश मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर समझ में आता है या नहीं? 4. कानून लेखांकन निवेश और बाजारों के तकनीकी कौशल से घिरा एक निगम विस्फोटक वृद्धि में योगदान दे सकता है। एक व्यक्ति जो निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले कर लाभों और सुरक्षाओं को समझता है, वह किसी कर्मचारी या छोटे व्यवसाय के एकमात्र स्वामी की तुलना में बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। यह किसी के चलने और किसी के उड़ने के बीच के अंतर जैसा है। जब बात दीर्घावधि संपत्ति की आती है तो अंतर बहुत गहरा होता है। कर लाभ एक निगम कई चीजें कर सकता है जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता, जैसे करों का भुगतान करने से पहले खर्चों का भुगतान करना। यह विशेषज्ञता का एक संपूर्ण क्षेत्र है जो बहुत ही रोमांचक है।
कर्मचारी कमाते हैं और कर देते हैं, और जो बचता है उसी पर जीने की कोशिश करते हैं। एक निगम कमाता है, जो कुछ भी कर सकता है उसे खर्च करता है, और जो कुछ भी बचता है उस पर कर लगाया जाता है। यह सबसे बड़ी कानूनी कर खामियों में से एक है जिसका अमीर लोग उपयोग करते हैं। इन्हें स्थापित करना आसान है, और यदि आपके पास ऐसे निवेश है जो अच्छा नकदी प्रवाह उत्पन्न कर रहे हैं तो ये महंगे नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अपने स्वयं के निगम के मालिक होने से आपकी छुट्टियां हवाई में बोर्ड मीटिंग की तरह हो सकती है। कार भुगतान, बीमा, मरम्मत और स्वास्थ्य क्लब की सदस्यता कंपनी के खर्च है। अधिकांश रेस्तरां भोजन आंशिक खर्च है, और इसी तरह। लेकिन यह कर पूर्व डॉलर के साथ कानूनी रूप से किया जाता है। मुकदमों से सुरक्षा। हम एक मुकदमेबाजी वाले समाज में रहते हैं। हर कोई आपके काम का हिस्सा चाहता है। अमीर लोग अपनी संपत्ति को लेनदारों से बचाने के लिए निगमों और ट्रस्टों जैसे साधनों का उपयोग करके अपनी अधिकांश संपत्ति छिपाते हैं। जब कोई अमीर व्यक्ति पर मुकदमा करता है तो उन्हें अक्सर कानूनी सुरक्षा की परतें मिलती है, और अक्सर पता चलता है कि अमीर व्यक्ति के पास वास्तव में कुछ भी नहीं है। वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं रखते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग सब कुछ अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, और इसे सरकार या साथी नागरिकों के हाथों खो देते हैं, जो अमीरों पर मुकदमा करना पसंद करते हैं। उन्होंने इसे रॉबिन हुड की कहानी से सीखा। अमीरों से लो और गरीबों को दो। इस पुस्तक का उद्देश्य निगम के स्वामित्व की बारीकियों में जाना नहीं है, लेकिन मैं यह कहूँगा कि यदि आप किसी भी तरह की वैध संपत्ति के मालिक हैं, तो मैं जल्द से जल्द निगम द्वारा दिए जाने वाले लाभों और सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने पर विचार करूंगा। इस विषय पर कई किताबें लिखी गई है जो लाभों का विवरण देंगी और आपको निगम स्थापित करने के लिए आवश्यक चरणों से भी परिचित कराएंगी। गैरेट सटन की निगमों पर पुस्तकें व्यक्तिगत निगमों की शक्ति के बारे में अद्भुत अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वित्तीय आईक्यू वास्तव में कई कौशल और प्रतिभाओं का तालमेल है। मैं कहूँगा कि यह ऊपर सूचीबद्ध 4 तकनीकी कौशलों का संयोजन है जो बुनियादी वित्तीय बुद्धिमत्ता बनाते हैं। यदि आप महान धन की आकांक्षा रखते हैं, तो यह इन कौशलों का संयोजन है जो आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता को बहुत बढ़ाएगा। संक्षेप में, व्यवसाय के मालिक कर्मचारी जो निगमों के लिए निगमों के साथ काम करते हैं: 1. कमाए 1, कमाए 2, खर्च करे 2, करों का भुगतान करे 3, करों का भुगतान करे 3, खर्च करे। आपकी समग्र वित्तीय रणनीति के हिस्से के रूप में, मैं अनुशंसा करता हूं कि आप उन सुरक्षाओं के बारे में जानें जो कानूनी संस्थाएं व्यवसायों और परिसंपत्तियों के लिए प्रदान कर सकती है।